हमारे साथ है गोंडवाना के मान परिवर्तक और एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर, और हम उनसे कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपने जो 2 बिल बनाए इंडिजिनियस राइट्स के ऊपर, उसके भारत के संविधान का पार्ट होना आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मेरे लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये इंडिजिनियस जो राइट्स है, जो आदिवासियों के जल ज़मीन जंगल के अधिकार हैं, जो उनके संस्कृति के अधिकार हैं, जो उनके पहचान के अधिकार हैं, ये आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, इसमें ये बहुत प्राथमिक लेवल के राइट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासियों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एबोरिजिनल ट्राइब नकारा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं पहले भी काफ़ी बातें बोल चुका हूँ कि ये एक बड़ी सीरियस जो है वो लिमिटेशंस है, बड़ा सीरियस मिस्टेक हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो है एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें ये इंडिजिनियस पीपल है, ये एबोरिजिनल ट्राइब है, ये बात जो है वो अभी गवर्नमेंट्स जो है वो बोलने में मानने में जो है काफ़ी दिक्कतें इसमें कर रही है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो आईएलओ कन्वेंशन 169 है, जो 1989 में 1989 में जो आईएलओ कन्वेंशन 169 आया, और बाद में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 आया है। इसमें 5-6 तरह के महत्वपूर्ण अधिकार है जो आदिवासियों को गारंटी किए गए एज ए ह्यूमन राइट्स। क्या गारंटी किए गए कि लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस, ये जो वो राइट्स है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस। तो ये राइट्स है जो आदिवासियों को यूनाइटेड नेशंस ने एज ह्यूमन राइट्स जो है वो माना है, इसको गारंटी किया गया है। लेकिन ये सेकंड पीढ़ी के अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो है वो संविधान में लाने के लिए ये अमेंडमेंट जो है वो करने का बिल बनाए। जो ये बुकलेट है, इस बुकलेट में ह्यूमन राइट्स के 2 बिल है और इसके साथ में आदिवासियों के बिल है। ये जो 2 बिल है वो, तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं, इसका जो प्रमुख बात है कि एक तो एबोरिजिनल ट्राइब करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है, या दैट इज़ द इंडिजिनियस पीपल, वो लिखा जा सकता है। आर्टिकल 342 में लिखा जा सकता है, 366-25 में लिखा जा सकता है। ये मैंने इसमें इम्पोर्टेंट प्रोविज़न किया। दूसरा, इसमें जो ग्राम सभाओं को जो है वो एम्पावर करने की बातें हैं कि ग्राम सभा जो रिकमेंडेशन अभी जो पैसा रूल्स बन रहे हैं कहीं कहीं पर, उसको अगर आप यदि पढ़ेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में पैसा रूल बने हुए हैं अभी, या आप मान लीजिए झारखंड में कहीं पैसा रूल्स जो है प्राथमिक तौर पे बने हुए हैं, या महाराष्ट्र के पैसा रूल्स बने हैं 2014 के, तो उसमें आप पाएंगे कि आपको मिलेगा कि भाई ग्राम सभाएं रिकमेंडेशन तो कर सकती है, पर वो रिकमेंडेशन को मानने की कोई बाध्यता जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं है। तो ये एक बड़ा सीरियस लिमिटेशन है जो अभी पैसा लॉ होने के बावजूद जो है, जो ग्राम सभाओं के जो पावर्स है वो काफ़ी जो है वो नहीं के बराबर है पैसा रूल्स के अंदर में। तो मैं इसमें ग्राम सभा को एम्पावर करने की इसमें प्रोविज़न है कि आदिवासियों की ग्राम सभाएं शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर में और उधर 6 शेड्यूल के अंदर में जो ट्राइबल एरियाज़ है उनके अंदर में, यदि ये कहती है कि भाई ये चीज़ हमारी ज़मीन है या ये चीज़ है, अगर सरकार को ये चीज़ चाहिए या प्राइवेट कंपनी को अगर ये चीज़ चाहिए तो हम उसको नहीं देंगे, या यदि हम देते हैं तो हमको इसमें 5-10%, 15% का मिनरल राइट होना चाहिए, या हमको और ये अधिकार उसमें होना चाहिए रिजनेबल तौर पे। तो उस बात को गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को मानना पड़ेगा गवर्नमेंट के थ्रू। ये जो है सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रोविज़न है जिसको मैंने लाने का प्रावधान किया है। दूसरी बात जो है, हमारी 5th शेड्यूल के जो इंचार्ज है वो गवर्नर है। तो गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कैबिनेट के रिकमेंडेशन के आधार पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, और उसको रिमूव करने का भी अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लेकिन अगर गवर्नर 5th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को कोई पावर नहीं है गवर्नर को रिमूव करने का। तो मैंने इसमें ये सेकंड प्रोविज़न किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अगर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को लगता है कि 5th शेड्यूल का मेजर उल्लंघन है तो वो असेंबली में एक रिपोर्ट इसकी पेश कर सकती है। असेंबली उस रिपोर्ट को कंसिडर करे, और अगर लगता है कि नहीं, गवर्नर हैज़ फेल्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5th शेड्यूल, तो फिर जो एक रेजोल्यूशन मूव होगा और उस पर वोटिंग होगा, और उसके आधार पर गवर्नर को रिमूव करने का पावर भी जो है रहेगा। ये एक मेरा जो है सेकंड बड़ा मेजर इसके अंदर में प्रोविज़न है। तो शॉर्ट में यदि कहूँ तो आदिवासियों के जल जमीन जंगल के जो अधिकार है और उनकी जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, जैसे अभी इन आदिवासियों का एक बहुत बड़ा
डिमांड है कि वी शुड हैव अ सेपरेट कोड। और सही बात है, अगर आप जो ये 6 धर्मों का जो उल्लेख है तो वो 6 धर्मों का कोड है, लेकिन आदिवासियों का कल्चर जो है वो अपने आप में वो संस्कृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, तो उसका सेपरेट कोड होना चाहिए। रिलीजन को नहीं मानने वालों का भी एक सेपरेट कोड होना चाहिए। ये बात तो ह्यूमन राइट्स का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये तमाम चीज़ों को भी इसमें लाने का जो है वो प्रोविज़न किया गया है। तो इस तरह से जो संविधान में नहीं है वो इंडिजिनियस राइट्स को इनकारपोरेट करने का ये जो है प्रावधान है, जिससे सही मायने में आदिवासी जल जमीन जंगल का मालिक बन सके। सर अभी ये बिलों की बात हो रही है तो आपने 10 बिल चुनावी व्यवस्था पर भी बनाए हैं, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आज ये बिल्स मैं लेके ही बैठा हूँ, तो काफ़ी वास्ट बिल्स है। और आप देखिए इसमें मैंने पार्लियामेंट को जो ये बिल्स दिए उसमें पूरे स्टेट्स में और इंडिया में कैसी सीटें रहेंगी, और वो सीटें पीआर सिस्टम में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कैसी रहेगी, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एफपीटीपी की उसमें कैसी रहेगी, ये सब मैंने कैलकुलेशंस करके दिए। और ये जो 10 बिल है ये देश के अंदर आज तक किसी ने इसको सोचा भी नहीं। इंडियन पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में संविधान बनने से लेके अभी तक इस पर विशेष जो है वो विचार नहीं दिया गया। देखिए डेमोक्रेसी के 2-3 महत्वपूर्ण रूल्स है। क्या रूल्स है डेमोक्रेसी के? पहला जो रूल है, जो क्वालिफाइंग रूल ऑफ डेमोक्रेसी है, वो रूल मेजॉरिटी रूल है। मेजॉरिटी रूल का मतलब होता है कि 50+1%, यानी आपको जो वोटर है वो वोटर जो वोट डालता है और जो चुन कर जाने वाला प्रतिनिधि है उसको कम से कम 51% वोट मिलना चाहिए। ये पहला रूल है डेमोक्रेसी का। दूसरा रूल है डेमोक्रेसी का क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल। क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल का मतलब होता है 66.67% इतना परसेंट जो है लॉ बनाते वक्त में आपका जो है वो प्रोविजन होना चाहिए। तीसरा डेमोक्रेसी का बड़ा महत्वपूर्ण रूल है जो इलेक्शन के अंदर में आया है, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यानी जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट है उसके उतने एमपी और एमएलए होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण रूल है। डेमोक्रेसी में केवल वोटिंग राइट दे देने से और चुनाव कर लेने से डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती। डेमोक्रेसी में अगर आपको 51% का भी मिनिमम रूल नहीं है तो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, मैं फिर किताबों को आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, ये मैं एक ही बुक बता रहा हूँ आपको, ये 1% भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बुक है ऑक्सफोर्ड का बुक है, ऐसे 1% भी नहीं है। ऐसी कई बुक्स मेरे इस लाइब्रेरी में है और मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ सारी चीज़ें जो संविधान बनने के पहले भी पॉलिटिकल थेरीज जो है सेटल हो चुकी है। जैसे जेएस मिल का उल्लेख आता है, हमारे संविधान सभा में भी जेएस मिल का उल्लेख किया। बट जेएस मिल जो है ही इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने केवल डेमोक्रेसी में लिमिटेड गवर्नमेंट की कंसेप्ट नहीं दी, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व नहीं दी, पर इस डेमोक्रेसी को पूरा करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की ज़रूरत है। महिलाओं के अधिकारों के साथ ये भी जो है बात जेएस मिल ने की है। तो हमारे संविधान सभा में जेएस मिल का नाम तो लिया, लेकिन जेएस मिल की इस कंसेप्ट को भूल गए लोग, जो भी वहाँ पर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने इसका जिक्र किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में वोट दे देने से नागरिक को और केवल चुनाव करा लेने से डेमोक्रेसी पूरा नहीं होती है। डेमोक्रेसी तब पूरी होती है जब हर वोट का रिप्रेजेंटेशन हो। अब क्या होता है कि हमारे देश की चुनावी व्यवस्था में जिसको 35-40% वोट मिलता है वो चुनकर चले जाता है। उसको एक वोट भी ज़्यादा मिले तो वो पार्लियामेंट और असेंबली जाता है और दूसरे व्यक्ति को घर बैठना पड़ता है। यानी बाकी 60% वोट, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अतुल जी, अगर आपको 5 लाख वोट मिले, आप खड़े हैं और आपके अपोनेंट को अगर केवल एक वोट ज़्यादा मिल जाए, 5 लाख एक वोट मिल जाए, तो वो पार्लियामेंट जाएगा, आपको घर बैठना पड़ेगा। यानी 5 लाख वोटर अप्रातिनिधिक हो जाते हैं, उनका कोई से नहीं रहता है। और ऐसी नॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम को हमारी संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया। संविधान बना है, ये अच्छा है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं, मेरा ये कहना क्लियर है। और ये बात में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज जो उस समय के पहले की थी और बाद में भी आई, उसको पढ़ने के बाद में बड़े जवाबदारी से ये मैं बात कह रहा हूँ कि संविधान अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है, इसमें एक नहीं कई डिफेक्ट्स है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड प्रूव कर सकता हूँ सारी बातों को, क्योंकि ये कोई फेसबुक व्हाट्सएप का इशू नहीं है, ये तो स्टडीज़ का इशू है, रिसर्च का इशू है। और इसलिए जो है हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है पार्टीशन के बाद जो बनी है,
इसमें आप देखिए ना हमको 51% का चुन के जाने के लिए ज़रूरत है, ना लॉ बनाने के लिए अगर आप देखेंगे जो नॉमिनल लॉ है उसके लिए 51% का रूल है, ना आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 51% का रूल है। यानी डेमोक्रेसी का पहला रूल तीनों जगह लागू नहीं है हमारे देश में, और चुनाव में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इससे जो है हमारे देश का लोकतंत्र अप्रातिनिधिक हो रहा है। तो मेरा ये फॉर्मूला जो था, जो ये बिल्स मैंने ड्राफ्ट करके दिए हैं, इसमें मैंने कैलकुलेशन करके दिया, और कैलकुलेशन करके दिया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, पीआर सिस्टम में बहुत बड़े बिल्स है ये, अगर आप देखेंगे तो इतना छोटा बिल नहीं है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 0.15% वोट का क्राइटेरिया लिया। यानी मोटे तौर पे आज के तारीख में 10 लाख वोट भी किसी पार्टी को मिले, उसके 3 MP 545 में रहेंगे। पीआर सिस्टम में मैंने महिलाओं का रिजर्वेशन कैलकुलेट करके दिया, SC/ST का रिजर्वेशन कैलकुलेट करके दिया। आई एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया जिसने इस कैलकुलेशन को करके दिया। और 1,500 सीटें लोकसभा में होंगी, 8 लाख का अगर हम क्राइटेरिया लेते पॉपुलेशन का तो, और 700 समथिंग 750 सीटें राज्यसभा में होंगी। ये मैंने कैलकुलेट करके दिया। और उसके बाद ही जो है वो अभी 888 लोकसभा में हो रहे हैं और 325 राज्यसभा में हो रहे हैं। ये जो नया संसद बन रही है, शायद दिसंबर का सेशन उसका शायद नई संसद में होगा, या बजट सेशन होगा अगले साल का, वो उसके बाद ही हुआ है। जो मैंने 2017 में इन बिल्स को दिया, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यदि मैं अच्छे से बताना चाहूँ तो आप देखिए 2017 में जून जुलाई की ये बिल्स है। अगर आप इस डेट को देखेंगे तो 2017 के बिल्स है, जून और जुलाई के। तो ये जो बिल्स है बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, और ये 10 बिल्स हैं। और 10 बिल्स में ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, ये देखिए पहला बिल जो है वो आप देखेंगे, अगर उसकी डेट जो है वो तो 13 जून आपको दिखेगी। तो ये जो बिल्स है 2017 के, मैंने जब ये कैलकुलेशंस करके दिए और सब बिल दिए, उसके बाद ही पार्लियामेंट में आज 888 और 325 यानी लोकसभा और राज्यसभा में हो रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ अतुल जी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें पार्टियों के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग की बात की, प्राइवेट कंपनीज उसको डोनेशन ना दे पार्टीज़ को, ये बात की गई है। आप एक इलेक्ट्रल फंड को बनाया जाए जिसको भी टैक्स एग्जेम्पशन लेना है, जैसे अभी भी हम टैक्स एग्जेम्पशंस लेते हैं तो वो उसमें डोनेट कर दे, टैक्स एग्जेम्पशन ले, बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट बजट से दिया जाए। हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा में हो, मिनिमम पैसा जितना वोट परसेंट है उसके हिसाब से। इवन पहले वक्त अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको भी मिनिमम पैसा मिले। और 10,000 रुपये के ऊपर जो भी खर्चा कर रहा है वो उसको चेक से हो, और उसको टैक्सेशन ऑलरेडी आएगा, बिल्स उसके सबमिट करेंगे जो चुनाव में खर्चा देते वो है। मीडिया रेगुलेशन हो, हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को एक मिनिमम समय दिया जाए अपनी बात को दिखाने का, और ये केवल स्टेट मीडिया ही नहीं, गवर्नमेंट का प्राइवेट मीडिया में भी हो। फिर एडवर्टीजमेंट के रेट्स जो है वो फिक्स हो, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे। ऐसा ना हो कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में इलेक्शन आ रहा तो आज जो एडवर्टीजमेंट मान लीजिए 5,000 की है वो 50,000 हो जाए। इस पे अगर 5,000 है, अगर उसका कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन करता है नहीं 5,000, तो 5,000 ही होना चाहिए। और टाइम स्लॉट भी अलॉटेड होना चाहिए कि भाई हर पार्टी को टाइम होगा। ये तमाम बातें इसके अंदर में बहुत सारी जो है फंडिंग्स को लेकर जो है मैंने बात की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, और मिक्स सिस्टम के साथ में, जिसमें 2 मेंबर की FPTP की मैंने बात की, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की, PR सिस्टम में SC/ST का रिजर्वेशन कैलकुलेट करके दिया। और जो सीटों का प्रोपोर्शन हमारा अभी 24 लाख के ऊपर हो गया MP का, उसको मैंने 8 लाख की पॉपुलेशन पर लाया। और जो 4 लाख का अभी हो गया MLA का, उसको लगभग मैंने मुझे लगता है 2.25-2 लाख के ऊपर में मैंने उस समय कैलकुलेशन किया था 2017 में। तो ये तमाम जो है वो मेजर इसके फीचर्स है इलेक्ट्रल सिस्टम के। और अगर ऐसा किया जाए तो हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी, और जितनी छोटी पार्टीज़ है और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो भी पार्लियामेंट में पहुंच पाएंगे। और अगर पार्लियामेंट में आप पहुंचेंगे तो रूल ऑफ लॉ बनाने में आपका रोल होगा। अगर आप पार्लियामेंट पहुंचेंगे नहीं तो फिर डेमोक्रेसी केवल रोड पर बोलने तक सीमित रह जाएगी। मतलब ये EVM तक अटकने का मुद्दा नहीं है ये। नहीं, EVM एक बहुत छोटा इशू है, एक इम्पॉर्टेंट है लेकिन छोटा इशू ये आया है। लेकिन अगर आप EVM जब नहीं थी तब भी जो छोटी पार्टीज थी और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसा हम कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति का भी वोट एक और आदिवासी चपरासी का भी वोट एक।
आदिवासी का भी वोट है और अंबानी का भी एक वोट है। कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब चुनाव में अगर अंबानी खड़ा होगा और अगर आदिवासी खड़ा होगा जनरल सीट में, तो इसकी 99% चांसेस ये है कि अंबानी जीतेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है। तो गरीब और अमीर के बीच में, माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के बीच में, छोटी पार्टीज़ और बड़ी पार्टीज़ के बीच में इक्वालिटी पे, पैरिटी पे चुनाव नहीं हो सकता। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तो लोकतंत्र के सही मॉडल को हम नहीं समझेंगे। ईवीएम एक इशू है, ऑफ कोर्स आई नो कि ईवीएम में फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये भी एक इसमें मैंने 50% पेपर ट्रेल काउंटिंग का प्रोविजन रखा था इस बिल्स में। उस समय मैंने बैलेट से, क्योंकि बैलेट तो ऑलरेडी है हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है, उसमें बैलेट ऑलरेडी है, ईवीएम बाद में लाई गई। और ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है कि ये तो बहुत छोटा बिल है। अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट इसको बनाकर इंट्रोड्यूस कर दे तो ऑलरेडी बैलेट है, सिर्फ ईवीएम को हटाना है, आपको डिलीट करना है केवल उसको। तो इसके 2 बिल बनाकर अगर रख दिया जाए